चैप्टर 6। रुक्षित का जेल। लेकिन वो ना तब अपनी बड़ी बेबी को उसको खाना खिलाने से रोक पाई थी, ना अब वो रुक्षित और अपनी पॉप्सी को रोक पा रही थी। अब आगे। नाश्ता खत्म होने के बाद कियान और रुक्षित कंपनी के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद राहा अपने डेरा और रुक्षित के पापा के साथ स्कूल चली गई। राहा का आज एनुअल एग्जाम था, इसलिए वो स्कूल आई थी, वरना वो अपनी पढ़ाई घर से ही करती थी। उसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद राहा के डेरा और रुक्षित के पापा दोनों अपने अपने काम के लिए निकल गए। दूसरी ओर कुछ देर बाद रुक्षित और कियान अपने कंपनी स्काईलाइन इंटरनेशनल पहुंच गए। 3 साल पहले स्काईलाइन इंटरनेशनल को यूएसए से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करवा दिया गया था। दोनों कंपनी पहुंचने के बाद सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कियान और रुक्षित का ही इंतजार कर रहे थे। सबके नजरों में कियान इस पूरे एम्पायर का चेयरमैन था, जो 99% सही भी था। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि कियान भी किसी के अंडर काम करता है, और कियान उस मिस्टीरियस इंसान के बिना इंस्ट्रक्शंस के कोई भी कदम नहीं उठाता। जहां कियान स्काईलाइन इंटरनेशनल में एक बॉस का ओहदा रखता था, वहां वो मिस्टीरियस इंसान कियान का सुपर बॉस था, जिसकी आइडेंटिटी कियान के अलावा फिलहाल कोई और नहीं जानता था। वो मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं बल्कि शुभांश था, जिसकी पूरी दुनिया में 500 से भी ज्यादा ट्रिलियंस टर्नओवर्स की कंपनीज थी, और उन सबको शुभांश के सेलेक्ट किए गए सीईओ रन करते थे, जिसमें से एक कियान की कंपनी द स्काईलाइन इंटरनेशनल भी थी। कियान और रुक्षित के कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही सब लोग जो कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे वो सब चुप हो गए, और अपने सीट से खड़े होकर कियान और रुक्षित को ग्रीट करने लगे। कियान आकर उन सबको अवॉइड करते हुए चेयरमैन की सीट पर बैठ गया। रुक्षित कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुरी तरह घूर रहा था, जो कहीं ना कहीं उस बम ब्लास्ट के जिम्मेदार थे, जिस कारण रुक्षित अपनी मॉम के साथ साथ अपनी ट्विंस कजन सिस्टर्स जो कियान की सगी जुड़वा बहनें थी, उन तीनों को खो चुका था। उसका बस चले तो वो अभी उन सबको अपने किंग कोबरा के जेल में डाल देता, जहां पर रुक्षित ने कोबरास के साथ साथ जहरीले से जहरीले सांप को उन जैसे लोगों को सजा देने के लिए ही पाला था, जो किसी को भी मारने से पहले उस इंसान की हर एक हड्डी को बहुत बेरहमी से तोड़ देते थे, फिर उनको निगल जाया करते थे। कियान का नजर जब रुक्षित पर गया, वो समझ गया कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। वो मन ही मन बोला, मैं समझ सकता हूँ भाई, आप क्या सोच रहे हो। आप जो सोच रहे हो उसमें अभी ज्यादा वक्त भी नहीं है। मैं बस सुपर बॉस के कमांड का इंतजार कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे सुपर बॉस से इन सब को मारने का ग्रीन सिग्नल मिल गया, उस दिन ये सब के सब हद से ज्यादा दर्दनाक मौत मरेंगे। यही सब सोचते हुए कियान उन सबको बिना किसी के नजरों में आए अपने गुस्सेल तिरछी नजरों से देखने लगा। रुक्षित भी उन सबको घूरते हुए कियान के राइट साइड वाले कुर्सी पर बैठ गया। कियान ने जब देखा रुक्षित बैठ चुका है, उसने मीटिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया। वहां लंदन पहुंचने के बाद शुभांश अपने कंपनी में बैठकर अपने स्पेशल लैपटॉप में कियान की कंपनी की कॉन्फ्रेंस रूम का सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, और कोड लैंग्वेज में कियान को उसके एयरपीस ब्लूटूथ के थ्रू गाइड भी कर रहा था। शुभांश के सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट की वजह से कियान अपनी बोर्ड मीटिंग सक्सेसफुली खत्म कर दिया, और कुछ लोगों को उनके जॉब से निकाल भी दिया, जो उन बोर्ड मेंबर्स के चमचे थे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बम ब्लास्ट से कनेक्टेड थे। मीटिंग ओवर होने के बाद शुभांश अपना स्पेशल लैपटॉप शट डाउन करके दूसरे लैपटॉप में अपने काम में बिजी हो गया। उसके बाद उसने बैक टू बैक कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड की, और अभी उसका लास्ट मीटिंग चल रहा था, जो लंदन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के सीईओ मिस्टर लियो के साथ था। बहुत बार कोशिश करने के बाद आज जाकर उनको शुभांश के साथ मीटिंग का अपॉइंटमेंट मिला था। फिर भी शुभांश ने इस मीटिंग को अपने सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करने के बाद टाइम दिया। इस वक्त उस ऑटोमोबाइल कंपनी के लगभग 40 साल के सीईओ मिस्टर लियो शुभांश के सामने अपनी बात कैसे रखे वही सोच रहे थे, और मिस्टर लियो की चुप्पी से शुभांश इस वक्त सिर्फ इरिटेट फील कर रहा था। जब अभी भी मिस्टर लियो कुछ नहीं बोले, शुभांश अपनी खतरनाक नजरों से अपने असिस्टेंट मैक्स को घूरने लगा। अपने बॉस को खुद की तरफ ऐसे गुस्से में घूरते हुए देखकर मैक्स मिस्टर लियो से बोला, मिस्टर लियो, बॉस के पास और भी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए आपको जो कुछ भी बोलना है प्लीज जल्दी बोलिए, वरना आपका टाइम यही खत्म होता है। मैक्स की बात सुनकर मिस्टर लियो मैक्स की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाने के बाद शुभांश से बोले, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जरूर द रेबल्स के हेड मिस्टर मैक को तो जानते ही होंगे, जो इस साल को मिलाकर लगातार 9 सालों से वर्ल्ड वाइड रेसिंग चैंपियनशिप वॉन करते आ रहे हैं, जिस वजह से मिस्टर मैक लंदन के साथ लगभग सभी बड़े कंट्रीज में फेमस हो चुके हैं। चैप्टर 7। ए मेल फॉर शुहानी, जो इस साल को मिलाकर लगातार 9 सालों से वर्ल्ड वाइड रेसिंग चैंपियनशिप वॉन करते आ रहे हैं, जिस वजह से मिस्टर मैक लंदन के साथ लगभग सभी बड़े कंट्रीज में फेमस हो चुके हैं। अब आगे।
मिस्टर लियो की बात सुनकर मैक्स बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहें। मिस्टर लियो मैक्स को देखकर बोले, मिस्टर मैक्स, मैं जानता हूं कि आपकी कंपनी इस वक्त एक बड़े प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज का सामना कर रहा है, पर मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूं, और इसके बदले में चाहता हूं आप मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मिस्टर मैक को कन्विंस कर ले। मुझे अच्छे से पता है आपके लिए ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इसके बदले में आपके कंपनी के प्रोजेक्ट में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसे सॉल्व करने में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आपको बस मेरा ये छोटा सा काम करना है। मिस्टर लियो की बात सुनकर मैक्स शुभांश को ऐसे देखने लगा जैसे मैक्स जानना चाहता हो कि शुभांश क्या चाहता है। शुभांश मैक्स के नजरों को समझकर मैक्स को कुछ इशारा किया तो मैक्स शुभांश के इशारे को समझकर मिस्टर लियो से बोला, ये काम तो बहुत छोटा सा है, और हमारे उस प्रोजेक्ट से हमारे कंपनी को अरबों का प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे में आपको नहीं लगता ये छोटा सा काम करके आप घाटे का सौदा कर रहे हैं? मिस्टर लियो मैक्स की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, असिस्टेंट मैक्स, आप शायद बाइक राइडर मैक के बारे में ठीक से जानते नहीं, और ना ही आपको उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर एक बार मैक का नाम ऑफिशियली तौर पर हमारे कंपनी के साथ जुड़ गया तो हमारा कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगा। खैर आप वो सब छोड़िए, आप बस मिस्टर मैक को कन्विंस कर लीजिए। मिस्टर लियो की बात सुनने के बाद मैक्स ने उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोला और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डील लॉक करके मिस्टर लियो को मीटिंग से फ्री करवा दिया। मीटिंग खत्म होते होते रात के 10:30 बज गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद शुभांश मैक्स के साथ उसके लंदन वाले मेंशन में आ गया, और जूली के ठहरने के लिए मैक्स ने एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करवा लिया था, इसलिए वो वहीं रुक गई। दूसरी तरफ सुहानी के पेंट हाउस में रूहानी, सुहानी, ऋद्विका, टाइनी और डॉग सब एक साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। सुहानी के पेंट हाउस में सुहानी का पर्सनल असिस्टेंट टाइनी डिसूजा और सुहानी का सेफ्टी इंचार्ज बाइक जीनियस डॉग के अलग अलग कमरे थे। सब मिलकर डिनर कर ही रहे थे कि टाइनी बोला, बॉस, आज कोई आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे सिक्योरिटी वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर आपके बनाए गए पावरफुल फायरवॉल की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। टाइनी की बात सुनकर सुहानी डिनर करते करते रुक गई और टाइनी से बोली, करने दो उनको कोशिश, वो कुछ नहीं कर सकते। मेरे फायरवॉल को ब्रेक करना लगभग नामुमकिन है। डोंट वरी एंड फिनिश योर डिनर। सुहानी की बात सुनकर टाइनी भी रिलैक्स हो गया और डिनर करने लगा। सबके डिनर खत्म हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुहानी अपने कमरे में आने के बाद अपने लैपटॉप में ये चेक करने लग गई कि आखिर कौन है जो उसकी हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। बहुत ट्राई करने पर भी वो उस आईडी का पता नहीं लगा पाई जो उसके सिस्टम को हैक करके उसकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। जब वो कुछ पता नहीं लगा पाई, उसके दिमाग में अचानक एक इंसान का ख्याल आने लगा। वो सोचने लगी कहीं उसका मॉन्स्टर ही तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर वो अपने ख्यालों को रोकते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस मॉन्स्टर को कभी मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सब सोचते हुए वो अपने मेल बॉक्स में अनरीड मेल्स रीड कर ही रही थी कि तभी उसको होलिस्टिक बिजनेस एक्सीलेंस की तरफ से आया हुआ मेल दिखा। ये एम्पायर शुभांश के 500 कंपनियों को लीड करता था, जिसके पावर को इमेजिन करना भी किसी के बस की बात नहीं थी। एंड ऑफ कोर्स सुहानी भी इतने बड़े एम्पायर का मेल देखकर डर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर इतना ज्यादा पावरफुल एम्पायर की तरफ से भला उसको मेल क्यों आया है। उसने डरते डरते मेल खोला तो उसमें लिखा था, कल सुबह उसे कुछ ऑफिशियल रीजंस की वजह से किसी भी कीमत पर उनके लंदन वाले ब्रांच पर पहुंचना होगा, और उसको क्यों बुलाया गया है वो भी उसको वही जाकर ही पता चलने वाला था। उस मेल के साथ एक डिजिटल कार्ड भी अटैच था, जिसको शो करने के बाद उसको होलिस्टिक बिजनेस एक्सीलेंस के लंदन वाले ब्रांच में एंट्री मिलने वाला था। सुहानी सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद एक लंबी सांस भरते हुए खुद से बोली, जल्दी से सो जाती हूँ, कल वहां जाकर ही पता चलेगा कि मामला आखिर है क्या। फिर वो टाइनी की इन्फॉर्मेशन निकालने वाली बात को याद करते हुए बोली, मॉन्स्टर, मेरी सिक्योरिटी ब्रेक करने के पीछे अच्छा होगा कि तुम्हारा हाथ ना हो, वरना मैं तुमको जान से मार डालूंगी। इतना सोचकर वो ब्लैंकेट ओढ़े सो गई। उधर शुभांश के मेंशन में शुभांश अपने मास्टर बेडरूम में सो रहा था, पर उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। लगभग उसका हर रात ऐसे ही जागते हुए बीत जाता था। जब से उसकी सुकून उससे दूर हुई थी तब से उसको सोने के लिए हाई डोज मेडिसिन लेनी पड़ती थी। फिर भी कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने के बावजूद आधी रात को भी उसकी नींद खुल जाती थी। जब उसको नींद नहीं आई तो वो उठा और मेडिसिन लेकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। वो मेडिसिन लेकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होने पर उसका ध्यान अपने फोन पर गया। शुभांश ने देखा तो उसके मोबाइल पर डैनल का नंबर फ्लैश हो रहा था। चैप्टर 8। थर की रूहानी। जब उसको नींद नहीं आई तो वो उठा और मेडिसिन लेकर फिर से सोने की कोशिश करने लगा। वो मेडिसिन लेकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होने पर उसका ध्यान अपने फोन पर गया।
शुभांश ने देखा तो उसके मोबाइल पर डैनल का नंबर फ्लैश हो रहा था। अब आगे। शुभांश ने अपने मोबाइल पर आते हुए कॉल रिसीव किया और बोला, यस डैनल, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हर। शुभांश की बात सुनकर डैनल बोला, यस लॉर्ड, हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, पर एक पावरफुल एंड स्पेशल तरह के प्रोटेक्टेड फायरवॉल की वजह से उनकी न्यू आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पा रहा है। पर इतना पता चल चुका है कि लेडी बॉस ने उनकी पिछली पहचान मिटाकर एक नई पहचान बना ली है और अभी वो लंदन में ही कहीं है, पर उनका एग्जैक्ट लोकेशन हम अब तक पता नहीं कर पाए हैं। इसके लिए मेरे टीम को कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम लेडी बॉस के बारे में आपको जल्दी अपडेट करेंगे। डैनल की सारी बात सुनने के बाद शुभांश बोला, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने के अंदर अंदर मुझे कैसे भी करके तुम्हारे लेडी बॉस के बारे में हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर शुभांश डैनल की आगे की बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट करके गुस्से में अपने बेडसाइड लैंप, जो वेट में बहुत ज्यादा भारी था और नीचे गिरने पर भी नहीं टूटता था, उसको अपने एक ही पंचमुट्ठी में किसी नाजुक ग्लास लैंप की तरह तोड़कर रख दिया। जबकि वो ग्लास लैंप असल में काफी मजबूत था, जिसको सिर्फ अपने एक पंच से तोड़ना किसी आम इंसान की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। शुभांश गुस्से में खुद से बात करते हुए बोला, क्यों 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 लिटिल रैबिट, तुमने मुझे एक बार भी खुद को एक्सप्लेन करने का मौका क्यों नहीं दिया? मुझसे दूर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा मॉन्स्टर वाला हीरो तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा? तुमने मुझसे दूर जाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया लाओ। कब तक मुझसे दूर भागोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारे इस मॉन्स्टर वाले हीरो के बाहों में खुद को समाना ही है। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा रैबिट, प्लीज अपने मॉन्स्टर के पास जल्दी से आ जाओ ना। तुमसे दूर होकर अब सांस भी नहीं आता मुझे। तुमसे मिले सिर्फ कुछ महीने तो हुए थे तब। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ सुकून से जी पाता, तुमको अपना बना पाता, उससे पहले ही तुम मुझसे दूर चली गई। तुमने मुझे क्यों नहीं समझा रैबिट? मैंने जो कुछ भी किया कुछ सोचकर ही किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले ऐसे अचानक मेरे साथ साथ अपने भाइयों से भी दूर चली जाओगी। ये सब खुद से बोलते वक्त आज इतने सालों बाद शुभांश के आंखों में नमी था। मेडिसिन के असर के वजह से वो ऐसे ही खुद से बात करते हुए कब सो गया उसको पता नहीं चला। अगली सुबह सुहानी के पेंट हाउस में सुबह के 8 बज रहे थे। सुहानी मैक के आउटफिट के साथ तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। व्हाइट स्पोर्ट टी शर्ट, ब्लैक डेनिम जीन्स, ब्लैक लेदर जैकेट, हाथों में स्मार्ट वॉच, स्टाइलिश स्पोर्ट बूट और एक मैन हेयर विग के साथ सुहानी द फेमस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक बन चुकी थी और इस लुक में वो किसी सुपर हॉट मैन मॉडल की तरह दिख रही थी। ऋद्विका डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी और रूहानी अपनी आदत से मजबूर उसको तंग कर रही थी। मैक को रूम से तैयार होकर आते हुए देखकर ऋद्विका बोली, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने का प्लान है? ऐसे तो तुम 10 बजे से पहले नहीं उठते। ऋद्विका की बात सुनकर मैक बोला, हाँ वो कुछ मामलों को निपटाने के लिए बाहर जाना है। इतना बोलकर वो चुप हो गया। वही रूहानी मैक की आवाज सुनकर जैसे ही अपनी डिनर चेयर में बैठे हुए पीछे मुड़कर देखी, वो मैक को देखकर देखती ही रह गई। वो अपनी थूक पिटकते हुए बोली, ओह यार सुहानी, इतना हैंडसम बनकर मेरे सामने मत आया कर। तुझे पता है ना इस घर में दो दो सिंगल लड़कियां रहती हैं। इस ऋद्विका का तो पता नहीं, पर मेरी नियत इस बाइक चैंपियन मैक को देखकर खराब हो रही है, इसलिए बच के रहियो मुझसे। रूहानी की फ्लिटी बातों को सुनकर मैक ने उसको घूर कर देखा और आकर चुपचाप नाश्ता करने लगा। पर रूहानी अभी भी बहुत प्यार से मैक को घूरे जा रही थी और उसकी ऐसी ठरकी हरकतों से ऋद्विका को बहुत हंसी आ रही थी। वो रूहानी के पास वाली कुर्सी में बैठकर उसको चुटी काटते हुए बोली, बस कर ठरकी लड़की। ये पता होने के बावजूद के लड़के के गेटअप के अंदर हमारी खूबसूरत प्यारी सी सुहानी है, तू उसको ऐसे क्यों घूर रही है जैसे तू अभी के अभी उस पर झपट पड़ेगी। ऋद्विका की बात सुनकर रूहानी बोली, क्या करूं यार, लड़की होने के बावजूद भी ये लड़कों के गेटअप में इतना आई कैचिंग दिखती है कि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि हमारा प्रिंस चार्मिंग मैक अंदर से पूरी की पूरी एक लड़की है। वो बोलते बोलते भी मैक को अपने नजरों से ऐसे देख रही थी जैसे अभी वो उसको किस कर देगी। उसकी एक्सप्रेशन को देखकर ऋद्विका मन में बोली, हर इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये कल भी ठरकी थी और आज भी ठरकी ही है। मुझे तो कभी कभी इसकी हरकतें देखकर सुहानी की इज्जत की फिक्र होती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उधर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसको इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने चुपचाप अपना नाश्ता पूरा किया, फिर उन दोनों को बाय बोलकर अपने पर्सनल असिस्टेंट टाइनी को लेकर अपने वही स्पोर्ट बाइक लेकर शुभांश की कंपनी के लिए निकल गया, जो उसने कुछ दिन पहले ही अपनी चैंपियनशिप वॉन करने के बाद जीता था। उसके जाने के बाद ऋद्विका और रूहानी डॉक मैक्स बाइक कलेक्शन सिक्योरिटी इंचार्ज को लेकर शॉपिंग के लिए मॉल चली गई। चैप्टर 9। शुभांश ने मैक को देखा। उसके जाने के बाद ऋद्विका और रूहानी डॉक मैक्स बाइक कलेक्शन सिक्योरिटी इंचार्ज को लेकर शॉपिंग के लिए मॉल चली गई। अब आगे। शुभांश के लंदन वाले कंपनी, जिसका नाम आइकॉनिक ऑफ द यूथ था,
और ये कंपनी दुनिया का सबसे पावरफुल सुपरकार्स बनाता था। इसलिए इस कंपनी में काम करना यंगस्टर्स का ड्रीम था। पूरे कंपनी को सुपर कार की थीम से डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि सभी एम्प्लॉयज की वर्किंग डेस्क से लेकर कुर्सी तक हर चीज सुपर कार थीम से डिजाइन की गई थी। इस कंपनी का इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर सब कुछ ब्यूटीफुली मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ बनवाया गया था। पिछले दिन उस मेल के थ्रू मैक को इसी कंपनी में आने को बोला गया था। कुछ देर में मैक टाइनी के साथ अपने स्पोर्ट बाइक से कंपनी के पार्किंग एरिया में पहुंच गया। टाइनी अभी भी डर के मारे मैक से चिपक कर बैठा हुआ था। जब भी मैक टाइनी को अपने बाइक में लेकर कहीं जाता, मैक के हाई स्पीड के कारण वो किसी डरे हुए चूहे की तरह मैक से चिपक जाता और मैक के बाइक रोकने के बाद भी वो अचानक से नीचे नहीं उतर पाता, क्योंकि बाइक रुक जाने के बाद भी टाइनी का सर कुछ देर तक घूमता ही रहता था। वो तब तक मैक को नहीं छोड़ता था जब तक उसको चक्कर आना बंद ना हो जाए और जब तक वो सही सलामत नीचे ना उतर जाए। टाइनी को अभी भी खुद से चिपकता हुआ देखकर मैक चिढ़ते हुए मर्दाना आवाज में बोला, तुम नीचे उतर रहे हो या मैं तुम्हें उठाकर नीचे पटक दूं। मैक की बात सुनकर टाइनी बुरी तरह डर गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था जब मैक ऐसा कुछ बोल रहा हो, बल्कि टाइनी के इस हरकत की वजह से मैक कई बार उसको सच में ही उठाकर पटक देता था। इसलिए टाइनी चक्कर आने के बावजूद भी रिस्क लेना सही नहीं समझा और गिरते पड़ते ही सही पर नीचे उतर गया। हालांकि उसको अभी भी चक्कर आ रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए मन में बोला, बॉस आप भले ही बाहर से अपने मेल वर्जन में एक हैंडसम आदमी से भी कई ज्यादा हैंडसम लगते हो, लेकिन रियल में हो तो आप एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की ना। मुझे समझ नहीं आता, एक प्यारी सी लड़की होने के बावजूद भी आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हो। अपने मन में बात करते करते टाइनी के चेहरे का हाव भाव रोने जैसा हो गया था। टाइनी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर मैक उसको घुरते हुए बाइक से उतरा और बाइक लॉक करने के बाद कंपनी के एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे टाइनी भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए चल पड़ा। अब तक टाइनी संभल चुका था, उसको अब चक्कर आना बंद हो गया था। मैक का डिजिटल कार्ड स्कैन होने के बाद जब तक मैक और टाइनी रिसेप्शन एरिया तक पहुंचे तब तक टाइनी अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड में आ चुका था। टाइनी रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचने के बाद रिसेप्शनिस्ट से बोला, एक्सक्यूज मी मिस, मिस्टर मैक का अपॉइंटमेंट है मिस्टर शुभांश के साथ। आप प्लीज बताएंगे कि हमें उनसे मिलने किस तरफ जाना है। वो रिसेप्शनिस्ट तो अपने सामने टाइनी को देखकर उसमें ही खो गई। अपने इतने करीब इतने अट्रैक्टिव चॉकलेट बॉय को देखकर वो देखती ही रह गई। रिसेप्शनिस्ट को कुछ जवाब ना देते हुए देखकर टाइनी रिसेप्शनिस्ट के थोड़े और नजदीक आते हुए बोला, हेलो मिस, आप कहाँ खो गई? मैंने आपसे कुछ पूछा है। टाइनी को अपने इतने करीब देखकर वो रिसेप्शनिस्ट के गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोली, आप रुकिए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। इतना बोलकर वो शर्माते हुए अपने सिस्टम में चेक करके टाइनी को 9th फ्लोर के मीटिंग रूम में जाने को बोली। उसको खुद से ऐसे शर्माते हुए देखकर टाइनी के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। टाइनी को मुस्कुराते हुए देखकर रिसेप्शनिस्ट की होठों पर भी शर्मीली सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी नजर अभी मैक पर नहीं पड़ी थी और ना ही वो मैक को पहचान पाई थी, क्योंकि मैक ने अपने फैंस के वजह से अपने चेहरे को मास्क से कवर कर रखा था। और ना ही रिसेप्शनिस्ट ने टाइनी के इस बात पर ध्यान दिया कि टाइनी द फेमस बाइक रेसिंग चैंपियन मैक के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहा था। रिसेप्शनिस्ट के बोलने के बाद टाइनी मैक को लेकर लिफ्ट में चला गया। भले ही इस वक्त मैक का चेहरा छुपा हुआ था, पर उसकी पर्सनैलिटी की वजह से सारी लड़कियां उसको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। जैसे ही टाइनी मैक के साथ लिफ्ट में एंटर हुआ, उसने देखा एक लड़की पहले से ही लिफ्ट में मौजूद थी। टाइनी उसको देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर वो लड़की अपने घमंड में टाइनी से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उस लड़की की बिहेवियर देखकर टाइनी का मुंह बन गया। वो मैक के पास खड़े होकर बड़बड़ाता हुआ बोला, न जाने आजकल सारी लड़कियों को हो क्या गया है। ये लड़कियां तो आजकल अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर भी भाव नहीं देती, सिवाय उस क्यूट रिसेप्शनिस्ट के। टाइनी ने ये बात इतने धीरे कहा था कि उसकी बात सिर्फ मैक को ही सुनाई दिया, ना कि उस अकड़ू लड़की को। जैसे ही लिफ्ट 8वीं फ्लोर पर पहुंची, वो लड़की टाइनी को ऐसे अवॉइड करके चली गई जैसे वो खुद कोई आसमान से उतरी परी हो और टाइनी एक आम सा लड़का जो चाहकर भी उसकी स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर सकता। टाइनी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैक के साथ 9th फ्लोर पर पहुंचने के बाद मैक को लेकर मीटिंग रूम में चला गया और शुभांश का इंतजार करने लगा। मीटिंग रूम में पहुंचने के तुरंत बाद ही मैक ने अपना मास्क निकाल दिया, क्योंकि उसको मास्क के साथ अजीब सा घुटन हो रहा था और वैसे भी उसको मास्क पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कुछ देर बाद शुभांश मैक्स और जूली के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुआ। शुभांश आकर सीधे अपने हेड चेयर पर बैठ गया और मैक्स उसके पीछे खड़ा हो गया। उधर जूली जैसे ही शुभांश के साइड वाली कुर्सी पर बैठने को हुई, शुभांश ने उसको अपनी खतरनाक नजरों से घूर कर देखा। शुभांश का घूरना इतना ज्यादा खतरनाक था कि जूली, जो शुभांश के करीब बैठने के आस लिए उसके पास वाली कुर्सी पर बैठने ही वाली थी, शुभांश की खतरनाक नजरों को देखकर वहां से उठकर 5-6 कुर्सी छोड़कर शुभांश से काफी दूर बैठ गई। शुभांश की खतरनाक नजरों को देखकर टाइनी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे।
उसने देखा तो शुभांश के डर से उससे काफी दूर बैठी हुई लड़की वही लड़की थी जो उसे लिफ्ट में अपनी घमंडी एटीट्यूड दिखा रही थी। वो जूली को देखकर मन ही मन बोला, हुस्मक घमंडी कहीं की, मेरे सामने तो शेर बन रही थी। और यहाँ मिस्टर शुभांश के सामने डरी हुई छिपकली की तरह उनके पास बैठने के बजाय उनसे दूर क्यों भाग आई। जूली की डरी हुई चेहरे को देखकर वो मन ही मन जूली पर बहुत हंस रहा था। इधर मैक अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, इसलिए मैक ने अभी तक शुभांश को नहीं देखा था। उधर शुभांश जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उसका ध्यान मैक पर गया। मैक को देखकर उसका दिल अचानक कुछ बीट स्किप कर चुका था। उसके दिल की धड़कने मैक को देखकर उससे ही बगावत करने लगा। चैप्टर 10 शुभांश पर हुआ हमला। इधर मैक अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, इसलिए मैक ने अभी तक शुभांश को नहीं देखा था। उधर शुभांश जैसे ही कुछ बोलने को हुआ उसका ध्यान मैक पर गया। मैक को देखकर उसका दिल अचानक कुछ बीट स्किप कर चुका था। उसके दिल की धड़कने मैक को देखकर उससे ही बगावत करने लगा। अब आगे मैक को देखकर न जाने क्यों शुभांश को इस वक्त एक अजीब सा तड़प महसूस हो रहा था। उसको मैक के चेहरे में आज उसकी लिटिल रॉबिट की झलक दिख रही थी, पर वो चीज जो मैक और उसकी रॉबिट के बीच मैच नहीं कर रही थी वो था मैक का भावहीन चेहरा और मैक का मैनली फेस फीचर। लेकिन शुभांश को दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि उसकी लिटिल रॉबिट अपनी 14-15 साल की उम्र से ही अपने मेल वर्जन फेस मेकअप में एक्सपर्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी रॉबिट की मेकअप स्किल इतनी बेहतरीन थी कि बहुत करीब से देखने पर भी कोई नहीं बता सकता था कि मैक के हैंडसम चेहरे के पीछे एक कयामत सी खूबसूरत लड़की छुपी है। अपनी लिटिल रॉबिट की बेहतरीन मेकअप स्किल की वजह से आज शुभांश भी अपनी रॉबिट को पहचान नहीं पा रहा था, पर इसके बावजूद कहीं ना कहीं उसके दिल ने उसको उसकी खरगोश की महजूदगी का एहसास दिला दिया था। भले ही इस वक्त शुभांश के चेहरे पर शक भाव नजर आ रहे थे, लेकिन वो अपनी आंखों में अनकहे जज्बात लिए मैक को देखे जा रहा था। उधर मैक को कब से अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। जब मैक ये जानने के लिए अपने नजर मोबाइल से हटाकर सामने देखने लगा कि कौन उसको इतनी इंटेंसिटी के साथ देखे जा रहा है, अपने सामने शुभांश को देखकर उसका दिल धक से रह गया। शुभांश को देखकर मैक मन में बोला, मॉन्स्टर वाले हीरो यहाँ लंदन में कैसे और क्यों। आज की मीटिंग तो इस कंपनी के ओनर मिस्टर शुभांश के साथ होना था, फिर ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। देखते ही देखते मैक के आंखों में इस वक्त ना जाने कितने ही दर्द, खालीपन, गुस्सा, भरोसा करने का पछतावा जैसी फीलिंग्स आकर गुजर गईं। लेकिन बीते सालों में मैक अपने इमोशंस को छुपाने में एक्सपर्ट हो गया था, इसलिए उसके दिल में भले ही तूफान चल रहा था, पर मैक को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मैक ने अपने आप को संभाला और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ शुभांश को उसी इंटेंसिटी के साथ देखने लगा जिस इंटेंसिटी से शुभांश उसको देख रहा था। शुभांश खुद के लिए मैक का हाव भाव देखकर मन में बोला, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, कहाँ मेरी प्यारी सी लिटिल रॉबिट और कहाँ ये लिटिल बग। दोनों के ही बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। शुभांश ने अपनी जज्बात को कंट्रोल किया और अपने डेविल पर्सनैलिटी में वापस आते हुए मैक्स, जूली और टाइनी से एक दमदार आवाज में बोला, ऑल ऑफ यू गो आउट, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद मिस्टर मैक इन प्राइवेट। शुभांश के ऑर्डर पर जूली और टाइनी एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकल गए। वहीं मैक्स अपने टैब में शो हो रहे मैक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शुभांश को हैंडओवर करके मीटिंग रूम से बाहर चला गया। शुभांश के आंखें मैक्स के दिए गए इन्फॉर्मेशन को देखकर चमक गए। उसने जल्द ही उस टैब पर दिए गए इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया। सब कुछ रीड करने के बाद शुभांश ने एक नजर मैक को देखा और उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, साइन इट नाउ। शुभांश की बात सुनकर मैक के भौहें तन गए। वो अपने एरोगेंट वॉइस के साथ बोला, इन पेपर्स में क्या है और मैं इन पर क्यों साइन करूं। ये सब बोलते वक्त मैक को 3 साल पहले हॉस्पिटल का वो वक्त याद आ रहा था जब उसको ट्रिकी तरीके से मैरिज पेपर्स पर साइन करवाया गया था। फिर उसने बाद में अपनी बेवकूफ़ी भरी रीजन के चलते उस शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था। उस वक्त उस शादी को एक्सेप्ट करने का रीजन जितना जेन्युइन लग रहा था, इस वक्त उस रीजन के बारे में सोचकर ही मैक को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आने लगा। यही सब सोचते हुए मैक अपने मेन वर्जन वाले एरोगेंट और इमोशनलेस पर्सनालिटी में वापस आते हुए बोला, मैं कोई पेपर साइन नहीं कर रहा, बिना पढ़े तो बिल्कुल भी नहीं। मैक की बात सुनकर शुभांश को गुस्सा आ गया। वो अपने मास्टर चेयर से उठा और मैक की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। उसको अपने तरफ आते हुए देखकर मैक भी अपनी चेयर से खड़ा हो गया और घूर कर शुभांश को देखने लगा। पर मैक के घूरने से घंटा शुभांश को कुछ फर्क पड़ने वाला था। वो क्या किसी के घूरने से डरता, जबकि उसके एक नजर भर से अच्छे खासे पावरफुल गैंगस्टर जो अंडरवर्ल्ड में अपने अपने एरियाज के किंग के पोजीशन पर थे, वो भी खुद को कांपने से नहीं रोक पाते थे। जैसे जैसे शुभांश मैक के नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे मैक के आंखों में शुभांश को जान से मार डालने का जुनून दिखने लगा। उसने अपने ब्लैक डेनिम जीन्स के फ्रंट पॉकेट से अपना छोटा सा सार्फ नाइफ निकाला और पलक झपकते ही शुभांश पर हमला कर दिया।
मैक भूल चुका था कि इस वक्त उसके सामने सिर्फ उसका लॉफुली वेडेड हस्बैंड नहीं, बल्कि 180 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट स्टाइल और ताइक्वांडो जैसे फाइटिंग स्किल्स में मास्टर होने के साथ साथ अलग अलग देशों में मौजूद 500 कंपनीज को ओन करने वाला शुभांश खड़ा है। कई फाइटिंग स्किल्स में मास्टर होने की वजह से मैक के अटैक को डिफेंड करने के लिए शुभांश की एक उंगली ही काफी थी। जैसे ही मैक ने शुभांश पर अटैक किया, उसने एक झटके में मैक के अटैक को ब्लॉक कर दिया। मैक के अचानक हमला करने से शुभांश का मेलेगो हट हो चुका था। जहां बड़े से बड़े फाइटर उस पर हाथ उठाना तो दूर, आंख मिलाने की भी कोशिश तक नहीं करते थे, वहां आज ये दुबला पतला लड़का उस पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा था। शुभांश, जिसने सोचा था उस फाइल पर मैक के साइन लेने के बाद वो उसके लिए बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए उसे जाने देगा, लेकिन मैक की आंखों में अपने लिए किलिंग इंटेंशन देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। डियर रीडर्स, आई नो कि आप सब रोज चैप्टर अपलोड होने का इंतजार करते हैं। आई एम सॉरी गाइस, मुझ बाहर जेडा कोल्ड हो गया है, इसलिए अपलोड करने में डिले हो गया।